इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य के सभी प्रेमियों का मेरे चैनल इंग्लिश होराइजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की पोयम जॉन बेरीमैन की द बॉल पोयम है। इस पोयम में हम जानेंगे कि इस कविता में कवि ने कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग कर रखा है या कौन से फिगर्स ऑफ स्पीचेस का प्रयोग कर रखा है। क्या इस पोयम की सिंबॉलिक मीनिंग है। इस पोयम के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहता है। और ये पोयम अभी क्लास 10th के सिलेबस में है। आइए पढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. The poet wants to say, कवि कहना चाहता है कि what is the boy now who has lost his ball? देखो उस बच्चे को जिसने अभी अभी अपनी बॉल खो दी है। एक छोटा बच्चा है जो बॉल से खेल रहा था लेकिन उसकी बॉल खो जाती है। What is he to do? अब वो क्या करने वाला है। I saw it go merely bouncing down the street and then merely over. There is in the water. कवि कहता है, कवि एक दर्शक की भांति वहां पर उस बच्चे की सारी क्रियाकलापों पर नजर बनाए हुए है। वो कहता है कि जो बॉल थी मैंने देखा इस बॉल को बड़े ही प्रसन्नता के साथ मियरली बाउंसिंग उछलते हुए मानो डांस कर रही हो डाउन द स्ट्रीट उछलते हुए गली में नीचे की तरफ लुढ़कती है एंड देन मियरली ओवर देयर इज इन द वाटर और बड़े आनंद के साथ उछलते हुए पानी में चली जाती है यानी कि पानी के तालाब में चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब बच्चे की बॉल तो खो चुकी है लेकिन उस बच्चे को ये बताना कि बेटा दुनिया में एक यही बॉल नहीं है और भी बहुत सारी गेंदें हैं, बॉल है, यह बताना व्यर्थ है क्योंकि बॉल तो बहुत सारी आ जाएंगी। जो पैसा है, जो धन है, वो सांसारिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो खरीद सकता है लेकिन जो बच्चे की भावनाएं उस बॉल से जुड़ी हुई थी वो भावनाएं, वो फीलिंग्स को पैसा रिकवर नहीं कर सकता है। पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे के अलावा भी महत्व रखती हैं। तो पैसा या धन सांसारिक चीज़ों को तो हम उससे खरीद सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं खरीद सकते। तो छोटा बच्चा है जिसको उस बॉल से इतना लगाव है कि वो बच्चा बहुत परेशान है। An ultimate shaking grip fixes the boy. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं An ultimate shaking grip fixes the boy. आखिरकार जब बॉल खोती है तो उस बच्चे को दुख घेर लेता है यानी कि बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। एज ही स्टैंड रिजिड, वो एक ही स्थान पर एकदम जड़त्व हो जाता है यानी कि बिना हिले डुले खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, दुख से कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और उस बॉल को लुढ़कते हुए देख रहा है, जाते हुए देख रहा है जो बॉल पानी के तालाब में चली गई है। All his young days into the harbor where his ball went. वह हार्बर यानी कि उस बंदरगाह पर या उस पोखर के किनारे खड़ा है और देख रहा है, निहार रहा है उस जाती हुई बॉल को जिस बॉल
से उस बच्चे का बहुत लगाव था। उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स उस बॉल से जुड़ी हुई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कवि कहता है कि मैं उस बच्चे की इन क्रियाकलापों में बिल्कुल बाधक नहीं बनूंगा, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कवि कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, एक डाइम में ही आ जाएगी। जैसे हमारे भारत की मुद्रा रुपीज है, फिर उसके छोटे हिस्से किए जाएं तो पैसे हैं, फिर आने हैं, वैसे ही डॉलर है, सेंट है, डाइम है, ये उसी के हिस्से हैं। तो अ डाइम मतलब एक मुद्रा है कि एक छोटी सी, थोड़े से पैसों में अनदर बॉल, दूसरी बॉल आ सकती है, लेकिन इज वर्थलेस, लेकिन वह बॉल उसके लिए वर्थलेस है, उपयोगी नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का लगाव उस बॉल से ही था जो बॉल खो चुकी है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब कवि कहता है कि उस बालक को सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीज़ वो इस दुनिया में अपने पास सजो के रखता है। People will take balls, balls will be lost always, little boy। कवि कहता है कि बॉल खोएंगी और खोने के बाद आपके लिए लोग नई बॉल भी खरीद के ले आएंगे, प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन जो बॉल से आपका लगाव है, जुड़ाव है, प्रेम है, जो इतने लंबे समय से आपके साथ थी, अब खो चुकी है, उस बॉल को कोई वापस नहीं ला पाएगा। मनी इज एक्सटर्नल, जो मनी है वो एक्सटर्नल है, हमेशा हमेशा नहीं रहती है। ही इज लर्निंग, अब वह बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, निराशा में है तो बड़ा निराश, परेशान, क्योंकि उस बच्चे की बॉल खो चुकी है जिससे उसको बहुत लगाव था, प्रेम था। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि खोने के पीछे का जो सिद्धांत है, ज्ञान मीमांसा है, कि चीजें दुनिया में लॉस्ट होते रहती हैं, खोते रहती हैं। हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन जब वो चीजें खो जाती हैं तो क्या हमें उस दुख में हमेशा पड़े रहना चाहिए? क्या उसके लिए जिंदगी भर विलाप करना चाहिए? अभी एक छोटा बच्चा है और कभी बोलता है कि उसे जीवन में अभी बहुत सारी चीजें सीखनी है, अभी तो बॉल ही खोई है, लेकिन जीवन में न जाने ऐसे कई कई घटनाएं आएंगी जिसमें बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन से लुप्त हो जाएंगी, जिसमें हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त भी हैं। तो खोने के बाद भी अगर हमारा सब कुछ खो चुका है तो इंसान के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कवि कहते हैं कि कई लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं और कई लोगों को इस चीज को जानने में समय लगता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे सब खोने के बावजूद भी, सब हार जाने के बावजूद भी कैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, कैसे अपने सामर्थ्य को एकजुट किया जाए और कैसे एक नया जीवन प्रारंभ किया जाए। तो जीवन में खोना और प्राप्त करना तो लगे रहता है, सुख और दुख आते रहता है, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीना है। यही कवि हमें इस पोएम में सिखाता है। यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन 2 और मोर लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। जैसे देखिए यहाँ पर व्हाट इस लाइन में है, फिर सेकेंड लाइन में व्हाट और व्हाट। देखिए दोनों लाइन में 3 बार व्हाट का प्रयोग किया गया है, तो इसे एनाफोरा कहा जाएगा। वैसे मियरली बाउंसिंग और मियरली ओवर, यहाँ पर 2 बार जो है प्रयोग है, और वो भी अलग अलग लाइन में, 2 अलग अलग लाइन में।
तो यही एनाफोरा है। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं द पोइट इज यूजिंग एनाफोरा, और उसका एग्जाम्पल भी आप वहाँ पर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर एजोनेंस का प्रयोग भी कवि ने कर रखा है। व्हाट इज एजोनेंस? यहां पर देखिए, रिपीटेड यूज ऑफ वाउल ओ। ओ का प्रयोग जो है बार बार हो रखा है, जैसे बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट में आप देख रहे हैं ओ ओ ओ ओ। तो वाउल जो है ओ को बार बार जो है एक लाइन में प्रयोग किया गया है। तो ये है एजोनेंस, यानी कि स्वर की ध्वनि का बार बार आना, इसे ही एजोनेंस कहा जाता है। और उसके बाद रिपीटिशन का भी इस पोयम में प्रयोग हो रखा है। जैसे आप देख रहे हैं व्हाट अगर बार बार आए, एक साथ आए, जैसे इस लाइन में देखिए व्हाट और व्हाट लगातार 2 बार आ रखा है, तो ये रिपीटिशन कहलाएगा। लेकिन 2 लाइंस में अगर व्हाट का प्रयोग अलग अलग जगह पर लगातार होता है तो वो एनाफोरा है। वहीं पर और रिपीटिशन का प्रयोग हम देखते हैं कि बॉल का प्रयोग लगातार 2 बार यहां पर जो है हो रखा है, बॉल्स बॉल्स, तो ये भी रिपीटिशन कहलाता है। तो पोयम में जो ये चीज़ें आई हुई हैं और जो ये फिगर्स ऑफ स्पीचेज यहाँ पर बताए गए हैं, इनको भी आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। अब बात करते हैं एलिट्रेशन की। व्हाट इज द एलिट्रेशन? यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव वर्ड्स। 2 शब्दों के प्रारंभ में बी का बार बार प्रयोग होना ही एलिट्रेशन है। तो एक लेटर का और उस साउंड के साथ बार बार आना, ये एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे हम यहां पर देखते हैं कि बाइज अ बॉल बैक, आप देख रहे हैं बी, बाइज में बी, फिर बॉल में बी और फिर बैक में बी। तो 3 बार जो वर्ड हैं उनका फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।